चलो लास्ट लेक्चर कहाँ पे खत्म किया था? गुड आफ्टरनून सर। हाँ क्या कर मेरा लास्ट लेक्चर में होमवर्क कर क्या है? दो सम कर क्या है? हाँ लग नहीं रहा आपका शक्ल देखी किया आपने पक्का? किसने नहीं किया हाथ उठाओ, बेशरम हो जाओ, उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, कोई नहीं, किसने नहीं किया? उठाओ उठाओ उठाओ, अब आपने एब्सेंट लोग हाथ पीछे रखो। कितने लोग नहीं किया? तो प्रेजेंट थे और नहीं किए, क्यों नहीं किए? हाँ हाँ डाउट है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आया। मैंने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मालूम है एग्जाम में आएगा, पर तुम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या है? ये तो कर लो ना, माइनस कर लो। प्लस 24 रहेगा, 22 plus 24 44 46 46 minus 7 29 इसको गड़बड़ हुआ है। ये भी तो है ना, इसको क्या कहते हैं? गायब भी कर दिया। अब करो जिसने भी नहीं किया क्यों नहीं किया? उसमें कुछ चीजें हैं इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया। तुम लोग जब करोगे मल्टीप्लाई तब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, तुम लोग मेरे को पूछोगे, वो इंटेंशन था। किसने किया उनको डाउट आएगा कुछ? सब कर दिया आपने पक्का? तुम लोग को समझा क्या प्रॉब्लम होता है? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व करो भाई लोग प्लीज, सॉल्व करो। और ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। आज मैं ओरल नहीं ले रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और मैग्नेट के अंदर एनर्जी होना चाहिए। राइट एक्सप्लेनेशन है यार, देख सकते हो डरो मत। अभी पर्सनली जो ग्रेजुएट निकाले थे हमको मालूम है कि क्या देखो टेस्ट में कुछ भी आ सकता है। नहीं मैंने नहीं भेजे झूठ बोला यार, मेरा नाम खराब किया जा रहा है। क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होने वाले
आप लोगों को उसका आंसर लिखना है। ऑब्वियसली समझ आएगा ना मैडम। बोलो। हाँ बाबा न्यूमेरिकल है। अगर न्यूमेरिकल रट्टा मार रहे हो तो मेरे लेक्चर में बैठ के कुछ मतलब नहीं है। लिखो एक अच्छी मत लिखो उससे। बोलो। हाँ तो आपको जो सिंपल लग रहा है बोली, जो सिंपल लग रहा है बोली, मिल जाएगा यार। मार्क्स कितना लोगे? मार्क्स कितना स्टार्ट करके कितना काटते हैं बताओ। बोलो। बोलो बोलो। राइट हैंड रूल में मैक्सवेल पावरफुल टूल है। पढ़ के तो देखो उसको, पढ़ा ही नहीं और डायरेक्टली कुछ पढ़ो और देखो क्या है वो। राइट हैंड रूल को ही वो लोग ने मैक्सवेल पावरफुल टूल। देखो जो फॉर्मेट में मैंने आपको आंसर सिखाया है, कॉन्सेप्ट सिखाया है, वो फॉर्मेट में अगर आप लिख पाए ना तो ये मार्क्स कट नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा जो डेफिनेशन चेंज हो रहा है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी कुछ टीचर होते हैं वही करेंगे प्रॉब्लम, जिनको एकदम प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए। या फिर हम लोग को टेक्स्ट बुक को फॉलो करके अगर आप लोग ने डेफिनेशन देखा तो खुद का कुछ नहीं बनाया मैंने यार, टेक्स्ट बुक से ही बनाया डेफिनेशन। आपने बनाया ना? आपने बनाया टेक्स्ट बुक का ही वर्ड मैंने बनाया। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ठीक है? तो मेरे फॉर्मेट में आप लिखोगे तो जो भी आंसर है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें तो कोई मार्क्स कटेगा नहीं, क्योंकि डायग्राम बनाते हैं हम लोग हर कॉन्सेप्ट पे बराबर, लेबलिंग करते हैं उसका, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होगा छोटे मोटे डेफिनेशन में 1 मार्क या 2 मार्क, तो उसमें भी आपको अगर 2 मार्क का पेपर में डेफिनेशन है तो उसमें आपको 1 मार्क मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? और वो भी सब्जेक्टिव है कि वो रॉन्ग डेफिनेशन नहीं है, वो सिंपल डेफिनेशन है और वो राइट डेफिनेशन है, उसमें मार्क्स नहीं कट कर सकते। ठीक है, टेंशन मत। आपने बनाया क्या? आपने बनाया क्या? नहीं बनाया। चलो कॉपी का नाम लिख लो सब लोग फटाफट। और मैडम टेस्ट के 2 दिन पहले आप बुक निकाल, 2 घंटे पहले आप बुक निकाल के नहीं दिखाना चाहिए आपको, आपको ये पहले ही पढ़ना चाहिए। जैसे चैप्टर चल रहा है ना वैसे ही पढ़ना चाहिए और मेरे को बताना चाहिए तब ये नहीं समझ में आ रहा क्या है। ठीक है, अभी ये जो भी डाउट लेके आओगे मैं क्लियर इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी मैं जो भी डाउट क्लियर करूंगा ना वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, मुझे एग्जाम के लिए टेस्ट के दिन रहेगा फिर गायब। ऐसे चीजें मेरे को नहीं चाहिए थे, मैं टेस्ट के 1-2 दिन पहले का डाउट क्लियर नहीं करता। ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए पढ़ो, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए नहीं। चलो तब तो यहाँ पे कॉपी का नाम पढ़ो। कॉपी का नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर ये पेन है, इसको मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ और छोड़ दी, अगर ये पेन यहाँ पे था, पेन का पहला पोजीशन था नंबर 1 और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, हमारा ग्राउंड। ये पेन ऊपर से नीचे गिरेगा और टेंशन में सर पक्का ध्यान में आप, सर ये पेन पहले कौन से पोजीशन पे था? जब पोजीशन 1 पे था हमारा पेन, तो इसका वेलोसिटी कितना था? ये सबको समझता है क्या? पक्का? जब पेन यहाँ पे पकड़ के रखा हो, ये मेरा पोजीशन 1 है, तो इसका वेलोसिटी कितना है अभी? वेलोसिटी स्पीड कितना है इसका? 0 है ना, क्योंकि रेस्ट पे, तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी 0 लिख के चलेगा। तो समझ के बताओ, जब ये पेन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा? चलो मैं बोलता हूँ थोड़ी देर बाद इसका वेलोसिटी हो गया v1, सेकंड पोजीशन में इसका वेलोसिटी कितना हो गया? v1। थोड़ी देर बाद और ऐसे नीचे गिरेगा। आप लोगों को क्या लगता है, ये पेन जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, सेम स्पीड से गिरेगा या अलग अलग स्पीड से? पक्का? क्यों? वही तो, क्यों? ग्रेविटी का फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रेविटी का फोर्स धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा, ग्रेविटी का फोर्स उसके ऊपर लगेगा। देखो क्या बोल रहा हूँ, पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, ऊपर से नीचे गया, ठीक है, पेन है यहाँ से ऊपर से नीचे गया, हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड सेम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर पोजीशन पे इसका वेलोसिटी क्यों बढ़ रहा है? रीजन होना चाहिए ना मैडम, कहाँ पे आपका ध्यान, यहाँ पे देखो, समझा मैं क्या बोला? पेन है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों, क्या रीजन है कि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है? यार देखो, बॉडी का वेलोसिटी पता है कब बढ़ता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कब बढ़ता है? जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ता कब है? जब उसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, मेरे को धक्का दिया, तो मैंने खुद पे फोर्स अप्लाई किया, तो मैं अपना वेलोसिटी को चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो मैं वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी चेंज करना है, तो उसको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? उसके ऊपर फोर्स। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट पक्का एक्सेलरेट करेगा। इसलिए फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा है कभी? लोग मत यार, कभी नहीं पढ़ा है। लॉज ऑफ मोशन नहीं सिखाया तुम लोग ने बचपन में? न्यूटन ने क्या सिखाया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of momentum is the force applied on any object is equal to the rate of change of momentum. Ninth standard. नाइन्थ नहीं पढ़ा क्या? सीधा 10th में आ गया क्या? ऑनलाइन एजुकेशन। चलो ठीक है, अगर नहीं मालूम है यहाँ पे क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेट का मतलब समझता है? अब भी नहीं समझता है, उसका स्पीड बढ़ाना है, सिंपल। चल रहा है, अचानक उसको क्या करना है? स्पीड बढ़ाना है या कम करना है? अरे चलेगा, स्पीड बढ़ाओ या कम करो, इसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करना है। अब ये पेन जैसे इसको मैंने छोड़ दिया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रहा है। और अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है
कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे से छोड़ दोगे तो ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम नहीं होता है, वो एक्सेलरेट करता है। और क्यों करता है? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। कौन सा फोर्स? What is acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity is acceleration of any body. कोई भी बॉडी का अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन किसके वजह से? फोर्स के वजह से। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। वो एक्सेलरेशन को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू gravitation, gravity. So what is acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity is acceleration of any body due to gravitational force alone. Acceleration of any body due to gravitational force alone is called as acceleration due to gravity. देखो आपको acceleration due to gravity अगर समझना है कि क्या है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि acceleration due to gravity क्या नहीं है। तो अगर आपको acceleration due to gravity क्या नहीं है ये समझा तो अगर acceleration due to gravity क्या है वो समझ जाएगा। ध्यान ध्यान ध्यान। एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, ठीक है। कार को कोई धक्का दे रहा है, इनिशियली वो u वेलोसिटी में था, थोड़ी देर बाद वो चला गया किसमें? v वेलोसिटी में। मुझे बताओ यहाँ पे गाड़ी एक्सेलरेट हुआ या नहीं हुआ? किसके वजह से हुआ? लेकिन यहाँ पे अगर गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है फोर्स अप्लाई करने पे, क्या ये एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं हम लोग? ये एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है ना। फर्क समझा? वहां पे देखो, यहाँ पे कोई फोर्स है क्या? कोई मोटर, कोई इंजन कुछ लगा हुआ है? नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं पक्का। What is acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity is acceleration of any body due to gravitational force alone. सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। पता है एक्सेलरेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन। पक्का। ये एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है? तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन को a बोलेंगे और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है इसको बोलेंगे g, स्मॉल g। पक्का। कौन है? बंद करो ना, ओपन क्यों किया उसको? सर आप बोलो what is acceleration to gravity? Acceleration to gravity लिखो। The acceleration of any body due to gravitational force alone. Acceleration of any body. Acceleration of any body due to gravitational force alone. Acceleration of any body due to gravitational force alone. क्या? ये जो बोल रहा हूँ उसके लिए acceleration of any body. क्या आपको पागल दिखता होगा ऐसे बड़बड़ा दूंगा? Acceleration of any body due to gravitational force. No, it's called as acceleration. यहाँ पे ये डायग्राम बनाओ और इसके नीचे लिखो acceleration. A के आगे लिखो यहाँ पे A लिखो यहाँ पे और लिखो acceleration. यहाँ पे लिखो A is equal to G to
AG is acceleration due to, यहाँ पे सिर्फ लिखो acceleration। फर्क समझ आना तुम लोग को? एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, फर्क समझ आना? लाइट है कि गया, करंट है कि नहीं, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है? हाँ अच्छा लिख लिया। आ रहा है थोड़ा दूर हुआ है। हो गया, लिख लिया। अब ध्यान दो, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और हमको ये समझ में आया कि ऑन अर्थ, हमारा प्लैनेट कौन सा है? ये है दूसरे प्लैनेट का यहाँ पे। ऑन अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू जी मतलब क्या? जी मतलब ग्रेविटी नहीं, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फर्क है, ठीक है? जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, सब अलग अलग है। पक्का? मुझे बताओ जी क्या है? एक्सेलरेशन। और के ऊपर हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और के ऊपर अप्रोक्सीमेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहला मेरा पेन जब यहाँ पे था, इसका वेलोसिटी कितना था? 0। एक सेकंड बाद ये यहाँ से यहाँ पे गिरा, कितना टाइम बाद? एक सेकंड बाद। तो आपको पता है इसका वेलोसिटी कितना होगा? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ठीक है? और एक सेकंड बाद इसका वेलोसिटी पता है कितना होगा? 2 इंटू एक सेकंड बाद 2 इंटू 9.81 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे ये एक सेकंड तक आपने छोटा लाइन क्यों बनाया, यहाँ पे बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है ना, पहले एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, अगले एक सेकंड में ज्यादा कवर करेगा, अगले एक सेकंड में और ज्यादा कवर करेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये जो टर्म है अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या बोला मैंने? अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ में छोड़ोगे तो इसका वेलोसिटी ऐसे बढ़ेगा, 0 से 9.81, फिर अगले सेकंड में 2 into 9.81, फिर अगले सेकंड में 3 into 9.81, ऐसा बढ़ता है। दूसरे प्लैनेट पे जाओगे ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे मून में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काफी कम है, अर्थ से 6 टाइम्स कम है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो एकदम स्लो मोशन में गिरता है। पक्का 100%। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ऑन अर्थ, देखो ऑन अर्थ g is equal to on earth g is equal to 9.81 on earth g is equal to 9.81 meter per second square। on earth g is equal to 9.81 meter per second square। अच्छा, दूसरे प्लैनेट पे अर्थ के अलावा कोई अलग अलग तब तक हम लोग याद करते रहते हैं ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है
जो हमको बता सकता है कि कोई भी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। मतलब कोई भी प्लैनेट पे जाओ आप और पेन को ऊपर नीचे फेंको, कितना एक्सेलरेशन तो नीचे गिरेगा, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। G is equal to on any planet, क्या बोला मैंने, on any planet, कोई भी प्लैनेट पे G is equal to gm upon r square। G is equal to क्या, gm upon r square। अच्छा G क्या है, एक्सेलरेशन, कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G का वैल्यू बताओ मुझे क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये m जो है ना, m पता है क्या है, लेकिन किसका मान, देखो ये प्लैनेट है, कोई भी एक प्लैनेट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के ऊपर से उसकी सरफेस पे गिर रहा है। हम लोग प्लैनेट के ऊपर रहते हैं ना, कोई अंदर नहीं रहता है, कोई रहता अंदर, कौन रहता है, चिपकली हो क्या हो? तो कोई भी ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, समझो अभी तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ ना, मैं, है ना, और मैं यहाँ से पेन को यहाँ पे गिरने दे रहा हूँ मैं, मतलब ये प्लैनेट इसको खींच रहा है, ये प्लैनेट का मास इसको खींच रहा है। तो कैपिटल M है मास किसका, लेकिन प्लैनेट का, मास ऑफ प्लैनेट का मास कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है, मैं भूल गया यार, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, देख क्या था, एक कुछ तो प्रोसेस है, उससे करते हैं। प्लैनेट का मास, प्लैनेट का रेडियस, सन का मास, थोड़ी ना हमारे पास वजन काटा है क्या, छह प्रोसेस है, मैं भूल गया, मैं बताता हूँ। मास m क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, अच्छा r देखो ये गलत है, रेडियस बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में, आप लोग कंफ्यूजन मत लेकर। देखो सेंटर ऑफ प्लैनेट दिख रहा है, ये क्या है, सेंटर ऑफ प्लैनेट, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं, वो हो सकता है कि रेडियस हो, वो नहीं भी हो सकता है कि रेडियस, मतलब क्या, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, अगर मैं यहाँ पे रहता तो क्या तभी भी r ही होता क्या, नहीं, तो r प्लस h होता ना, वो कुछ तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो r क्या है, r इज नथिंग बट डिस्टेंस, r इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्लैनेट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्लैनेट एंड ऑब्जेक्ट, एंड समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, पक्का। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको समझाने के लिए आपको पहला मुझे समझाना पड़ेगा कि वेट क्या होता है, वेट और मास हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, क्या ठीक है, क्या कल बताता हूँ, क्या कल बताता, मास कैसे, क्या बोल रहे हो यार, प्लैनेट का मास कैसे निकालना, अभी बोला ना, हाँ तो ठीक है मैं बोला, तो क्या मतलब यहाँ पे फॉर्मूला समझा आपको, पक्का सबको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझा है 100%। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन नाम में ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू, acceleration of any body due to gravitational force alone is called as acceleration। और के ऊपर acceleration की gravity का वैल्यू कितना है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दूसरे प्लैनेट पे सेम है क्या, नो, चेंज होगा। क्या फॉर्मूला हमारे पास, g is equal to gm upon r square। अच्छा g क्या है, कैपिटल g क्या है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ प्लैनेट। यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है,
फॉर्मूला में मास ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। का मतलब पता है क्या है? तभी एक मतलब होता है एक्चुअली मास में मतलब बड़ा कर दो। कोई भी आप एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो और एक बड़ा ऑब्जेक्ट, एक 2 किलो का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो और एक 500 किलो का ऑब्जेक्ट, दोनों को सेम हाइट से छोड़ना, तो सेम हाइट सेम टाइम में नीचे समझ में आया? पक्का? क्यों? क्योंकि अर्थ दोनों को ही सेम फोर्स देती है, फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होता है। न्यूटन ने ये फॉर्मूला में किया है। फॉर्मूला में क्या दिया न्यूटन ने? कोई भी बॉडी का है दुनिया में, अर्थ के ऊपर या कोई भी प्लैनेट के ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? gm/r। क्या इधर इधर भी आपको ऑब्जेक्ट का मास दिख रहा है? तो लोगों ने इसके ऊपर उठा के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चालू किया। लोगों ने एक फेदर लिया, फेदर, एक कबूतर का एक फेदर ले लिया और एक बहुत बड़ा 10-15 किलो का एक बॉल ले लिया, चील का, आयरन का बॉल, दोनों ऊपर से नीचे फेंका सेम टाइम में फेदर हो या आयरन का बॉल। आप नॉर्मल कंडीशन में करोगे तो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में एयर मॉलिक्यूल है, वो हवा फेदर को उड़ा देंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया? वैक्यूम क्रिएट, एक रूम लिया, एक रूम में पूरा एयर को बाहर फेंक दिया, पूरा वैक्यूम बना दिया और वहां पे किया वो वाला एक्सपेरिमेंट। फेदर इसका कोई वजन नहीं है और 15-20 किलो का जो वजन वाला जो ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम टाइम में नीचे गए। तो न्यूटन का जो फॉर्मूला, बोलने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में बड़ा ऑब्जेक्ट और छोटा ऑब्जेक्ट सेम हाइट से गिरेगा तो सेम टाइम में नीचे आएगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अर्थ ही खींच रहा है या कोई भी प्लैनेट खींच रहा है। समझा क्या मैं क्या बोला? पक्का? 100%। तो किसी प्लैनेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? बोलो। G is equal to gm/r²। अब एक कैपिटल M क्या है? मास ऑफ प्लैनेट। ऑब्जेक्ट का मास नहीं, मास ऑफ प्लैनेट। और R क्या है? R is the distance between center of planet and the object। नेक्स्ट टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो इमेजिन करना इसका स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है? और अर्थ पे तो 9.81 से बढ़ रहा है, ठीक है? समझ रहे हैं? क्या आगे बढ़ते हैं? ठीक कर लो, टॉपिक खत्म हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम से डेफिनेशन बनाने वाला चाहिए। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? अर्थ के ऊपर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 9.81 मीटर पर सेकंड। वो भी प्लैनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? G is equal to gm/r। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ प्लैनेट एंड r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्लैनेट एंड ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे
जब आपको समझ में आया, न्यूटन ने मुझे बोला और बहुत सारे साइंटिस्ट गैलीलियो वगैरह ने इसमें काम किया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जो उसका वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, और इसका वैल्यू क्या है, इसको नाम क्या दिया हमने, एक्सेलरेशन। जैसे हमको समझा कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिर रहा है एक्सेलरेट हो रहा है, क्या ये एक्सेलरेशन अर्थ में किधर भी जाओ सेम होता है? मैंने क्या वैल्यू बोला था, 9.81 मीटर पर सेकंड। तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अगर मैं अर्थ से कोई और पार्ट पे चले जाऊं, जैसे हम लोग एशिया में कोई और कॉन्टिनेंट में चला गया, ठीक है, टुवर्ड द पोल अंटार्कटिका चला गया, क्या कोई और किधर और कोई कॉन्टिनेंट में चला गया, क्या एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी सेम होता है कि नहीं, इसका क्वेश्चन है। समझा मैं क्या बोला? मतलब उधर जाके अगर पेन को ऊपर से नीचे फेंकूं, क्या मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो फेंकना और छोड़ने में फर्क होता है। फेंकेंगे तो वो एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी नहीं रहेगा उधर, क्योंकि तो अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ग्रेविटी ही अप्लाई करना चाहिए। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं कोई दूसरे जगह पे जाके देखा तो वहां पे एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी का वैल्यू अलग मिला। जैसे हम लोग, मैं इंडिया में हूं और यहाँ पे पेन को नीचे फेंक रहा हूँ तो कुछ तो स्पीड बढ़ रहा है उसका, कुछ तो स्पीड से नीचे आ रहा है, कुछ तो एक्सेलरेशन हो रहा है। कोई और कॉन्टिनेंट जाऊंगा एक्सेलरेशन अलग होगा, कोई और कॉन्टिनेंट जाऊंगा एक्सेलरेशन अलग होगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकाले। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस along surface of earth, acceleration due to gravity changes along surface of earth। अच्छा कैसे चेंज होता है, ध्यान दें, ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ये है अर्थ का इक्वेटर, ये क्या है अर्थ का इक्वेटर, और ये है अर्थ का पोल। तो हमने क्या देखा, एट इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस। यहां पे हम लोग इक्वेटर में रहते हैं ना, हमारा एशिया भी इक्वेटर में पड़ता है ना, काटता है ना इक्वेटर के लाइन को हम लोग, राइट, तो हमारे इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। अगर मैं पेन को ऊपर से नीचे फेंकूं तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा, जो स्पीड से नीचे आएगा वो कम है थोड़ा सा। और पोल्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इज लेस एंड इट इज इंक्रीजिंग, इट इज हाई एट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका क्यू, क्यू हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यू से ज्यादा सेंटर से दूर हाइट है, लेकिन उल्टा है, गलत है, यहाँ पे हाँ ध्यान दो, ये समझा आप लोग? हाँ, अब पेन इक्वेटर पे ऊपर से नीचे फेंको तो एक्सेलरेशन में होगा कि नहीं, लेकिन कम होगा कि ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। वही अगर आप पोल पे आके पेन को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे ज्यादा होगा, पेन जल्दी नीचे आएगा, यहाँ पे आराम से नीचे आ रहा है। क्या रीजन है? सेंटर और पोल का डिस्टेंस कम है। एक्चुअली अर्थ का जो शेप है नॉर्मली स्फेरिकल जो बना हुआ था, अर्थ एकदम परफेक्ट स्फीयर था, स्फीयर समझता है फुटबॉल, एकदम स्फीयर था, लेकिन जो भी एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ है, सन का ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई हुआ है और दूसरे प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई हुआ है, ये सब रीजन की वजह से अर्थ का शेप पे थोड़ा सा चेंजेस आया है। अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल नाउ, अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। तो कैसा है अर्थ, ध्यान दो, एग्जैक्टली स्फेरिकल मतलब ऐसा दिखना चाहिए था, कुछ देखो है ना, ये एग्जैक्टली स्फेरिकल है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होते हुए अर्थ का शेप थोड़ा सा बल्ज हो गया है एट इक्वेटर, मतलब ये पोल से नीचे आ गया, मतलब समझ रहे हैं, पोल से ये दब गया,
फ्लैटन हो गया पोल से। तो फ्लैटन होने की वजह से क्या होगा, अगर ये दब जाएगा तो ये थोड़ा सा, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो अब ये दब गया तो साइड से बल जो रहेगा ना, साइड से वो कैसे हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ रहा है क्या? बास्केटबॉल में स्फेरिकली होता है भाई, समझ में आ रहा है क्या? तो अब ये बहुत ज्यादा बनाया है, इतना बल्ज नहीं, लेकिन आपको समझ आया ना। तो बोलने का मतलब क्या है, अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल और bulges, earth bulges at equator and flattens at poles. तो इसकी वजह से क्या हो गया, सेंटर से इधर का डिस्टेंस बढ़ गया ना। अभी ये वाला रेडियस को r1 बोलता हूं और पोल तक का डिस्टेंस को r2 बोलता हूं। अब देखो हम लोग सेंटर से जरा दूर हो गए ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, g is equal to gm upon r square। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड ऑब्जेक्ट। देखो ये जैसे जैसे बढ़ेगा, r का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, g का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। g is inversely proportional to r square है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर याद है आपको, बताया था मैंने, पक्का। तो इसके वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इक्वेटर पे कम है और पोल्स पे what is acceleration due to gravity? Acceleration of any body due to gravitational force is called as acceleration due to gravity. क्या acceleration due to gravity का वैल्यू हर जगह पे अर्थ के ऊपर सेम होता है? नहीं होता है, ठीक है। acceleration due to gravity कहाँ पे ज्यादा होता है, पोल पे, और कहाँ पे कम होता है, इक्वेटर। रीजन क्या है, अर्थ इज नॉट or bulges at equator and flattens at poles. Therefore, radius of Earth is maximum at equator and minimum at poles. समझ में आया? Yes. पक्का 100%. चलो लिखना स्टार्ट करो। Change in ये दोनों डायग्राम बनाओ। G लेफ्ट लिखो यहाँ पे, G हाई लिखो, और ये bulging का पूरा डायग्राम बनाओ। डायग्राम इससे अच्छा बनाने का तो कभी तुम लोगों ने सोचा है, अगर तुम लोग कॉन्टिनेंट चेंज कर लोगे तो जिस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा वो चेंज होगा, तो होता है क्या? कहाँ? वो किधर है? पूरा बुक छोड़ दिया। चलो हो गया, लिखिए, बोलो बोलो। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एग्जैक्टली अप्लाई होता है हर जगह पे। जैसे कभी सोचा है वेट क्या है आपका, आप वेट बोलते हो ना, अगर मैंने पूछा कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ये पेन का वेट कितना है, क्या बोलोगे?
चलो आपका वेट कितना मैं पूछा, क्या बोलोगे? कुछ तो बोलोगे, लेकिन वेट का मतलब क्या है? वजन का मतलब क्या है? मास और वेट सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? अलग अलग चीज। ये आपका टॉपिक से हटा दिया गया है। जो आपने पूछा ना अभी इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन किधर है, ये होता है मास और वेट को समझने के लिए। एक होता है मास और एक होता है वेट। जब आप मैं अरे ध्यान दो, आपको तो बता रहा हूं। एक होता है मास, दूसरा होता है वेट। जब हम लोग नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में वेट पूछते हैं ना, अपन गलत पूछते हैं। एक्चुअली आपको पूछना चाहिए कि मास कितना है। क्या फर्क है इसमें? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स है ये डिसाइड करता है कि इसका मास क्या है। तो मास को हम लोग हमेशा बोलते हैं 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी। ये जो केजी में रहता है ये सब क्या होता है? मास होता है। उसके अंदर कितने एटम्स भरे हुए। वेट क्या होता है पता है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ये मास को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है वेट। तो कभी सोचा है आपका वेइंग मशीन में हम लोग तो वेट देखते हैं, लेकिन वैल्यू बताते केजी पे। देखो वेट एक फोर्स है, वेट को हमेशा बोलते हैं न्यूटन। वेइंग मशीन के ऊपर हम लोग वेट बोलते, खड़ा रह के वेट देखते, लेकिन उसका वैल्यू बताते केजी पे। तो वो कन्वर्जन किया जाता है उसके अंदर ऑलरेडी। वो जो स्केल है ना, उस पे डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय जी किया जाता है। ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही मास और वेट में फर्क आता है। अभी भी आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। देखो देखो, ये एक प्लैनेट है, प्लैनेट नंबर 1। ये दूसरा प्लैनेट है, प्लैनेट नंबर 2। ठीक है, आप प्लैनेट नंबर 1 पे खड़े रहो, आप प्लैनेट नंबर 2 पे खड़े रहो। आपका मास सेम होने वाला है, 50 केजी, 40 केजी, मास सेम होगा, लेकिन आपका वेट जो है ना वो अलग होगा। जो प्लैनेट बड़ा है वहां पे आपको ज्यादा वेट फील होगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा, वो ज्यादा खींचेगा आपको नीचे। और जो छोटा प्लैनेट है उधर आपका वेट आपको कम फील होगा, क्योंकि वो प्लैनेट आपको कम खींचेगा। इसलिए मून में हमारा वेट कम फील होता है, मास सेम है, वेट कम होता है। क्यों? क्योंकि मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे काम आता है बहुत सारे जगह। ठीक है, बोलो किसको इफेक्ट करता है? हाँ मैंने भी सुना ये, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स टाइड को इफेक्ट करता है। तो फुल मून डेकेड इन हाँ टाइम, टाइम बोलो टाइम बोलो। Einstein's theory of relativity. Gravity can bend light and time. जितना बड़ा प्लैनेट उतना स्लो टाइम जाएगा, जितना छोटा प्लैनेट उतना जल्दी जाएगा। आप लोग ने किसी ने इंटरस्टेलर मूवी देखा है क्या? इंटरस्टेलर नहीं देखा तुम लोग ने? देखो इंटरस्टेलर करके एक मूवी है, देखो क्या होता है। वो दूसरे प्लैनेट पे चले जाते हैं जो ब्लैक होल के एकदम बाजू में। ब्लैक होल मतलब क्या? ब्लैक होल मतलब एकदम ज्यादा हैवी, एकदम हाई ग्रेविटी। उधर उसके बाजू में भी गया तो सक कर लेगा सब कुछ, इतना ज्यादा ग्रेविटी है उसके। ब्लैक होल मतलब बहुत ज्यादा ग्रेविटी। तो हम ब्लैक होल के जितने बाजू में हम लोग जाएंगे, मूवी में ऐसे दिखाया है, ब्लैक होल के जितने बाजू में जाएंगे इतना टाइम स्लो हो जाए। मतलब उधर का एक दिन मतलब इधर का 6 दिन 7 दिन ऐसा। तो ये एक्चुअली होता है। आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही बताया कि जितना ज्यादा मास ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बड़ा प्लैनेट होगा, उतना ही लाइट को बेंड करेगा और टाइम को भी बेंड करेगा।
अभी जरूरत नहीं है। हाँ, इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर। चलो सब लोग लिखो। फर्स्ट पॉइंट, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity changes along surface of earth, acceleration due to gravity changes along surface of earth. Next point, acceleration due to gravity changes along surface of earth. Next point, हो गया यहाँ तक? पक्का? क्या लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, acceleration due to gravity is maximum. Acceleration due to gravity is maximum at कहाँ पे होगा बोलो? At poles. Very good. Acceleration due to gravity. Small g लिखो चलेगा. Small g लिखो. Acceleration due to gravity is maximum at poles. Next point. Acceleration due to gravity is minimum at. Acceleration due to gravity is minimum at equator. इसके नीचे रीजन लिखो, रीजन और अंडरलाइन करो क्यों ऐसा होता है वो भी देखो। रीजन लिखो, first point, the shape of earth is not exactly spherical. Shape of earth is not exactly spherical. Shape of earth is not exactly spherical. Next point, earth bulges at the equator. Earth bulges at the equator. Earth bulges, B-U-L-G-E-S. Earth bulges at the equator and flattens. Earth bulges at the equator and flattens at the poles. Earth bulges at the equator and flattens at poles. Okay. Next point. Therefore, the radius of Earth is maximum. The radius of Earth is maximum at equator. The radius of Earth is maximum at equator and minimum at pole. यहाँ तक समझा? पक्का? मुझे बता acceleration due to gravity क्या होता है एक बार? Acceleration of any body due to gravitational force alone is called as acceleration due to gravity. The value of acceleration due to gravity is changing along the surface of Earth. Acceleration due to gravity is maximum at इक्वेटर में तो acceleration due to gravity कम है ना? क्यों? क्योंकि इक्वेटर दूर है, तो ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं लगेगा. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट सुनो एक्सेलरेशन देखो ऐसे याद रखो. अगर सेंटर से दूर जा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा, और सेंटर के पास आ रहे हो
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा। अब ये डायग्राम से बोलो ना, इक्वेटर में क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? क्योंकि दूर जा रहे हैं ना हम लोग, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? तो इक्वेटर पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट इक्वेटर and acceleration due to gravity is maximum at pole. Along the surface of Earth, acceleration due to gravity change हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे यार यहाँ पे क्या, कहाँ पे ध्यान? Acceleration due to gravity change हो रहा है कि नहीं हो रहा है along the surface of Earth? हो रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, सोच के बताओ। पोल्स में होगा, है ना, क्योंकि वो पास आ रहा है सेंटर के। और सबसे कम कहाँ पे होगा? अच्छा, मैंने अगर रीजन पूछा तो बता पाओगे आप लोग क्या है? और shape of Earth is not exactly spherical. It bulges at the equator. Therefore, radius of Earth is maximum at equator and minimum at pole. ये डायग्राम याद रखना है, सब याद रखना है। हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आना पढ़ो। पहला तो हमने ये देखा कि अर्थ के ऊपर ही ऊपर आप अलग अलग जगह पे जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है। अब हमने देखा कि मुझे अर्थ पे रहना ही नहीं, अर्थ से कुछ पर्टिकुलर हाइट पे हम लोग उड़ रहे हैं, होता है ना, हमारे पास स्पेस स्टेशन है, रॉकेट्स है, स्पेसशिप्स है ना। ये अर्थ के ऊपर तो है नहीं, अर्थ से ऊपर जा रहा है, पर्टिकुलर हाइट पे जा रहा है। मतलब देखो केस नंबर 1, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, चलेगा? तो मैं अर्थ के ऊपर हूं, आया ना? अर्थ के ऊपर है ना, खड़े हो जाओ। अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? केस नंबर 1 पे मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? अर्थ के ऊपर हूँ, राइट? ये क्या है हमारा, बोलो? सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ r, चलेगा? तो r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑप्शन। अब एक ही ऑप्शन है, बाहर देखना पड़ेगा। ये अर्थ है, मैं अर्थ के ऊपर, ये क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ। और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, चलेगा? केस नंबर, ये क्या है? बोलो। और ये क्या है? अब मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ, अर्थ एक पर्टिकुलर हाइट पे चला गया। ये है समझो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, और ये क्या है हमारा? चलेगा? सोच समझ के बताओ कौन से केस, नहीं समझोगे? कौन से केस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा हो? पहले केस पे या दूसरे केस पे? सेकंड केस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा हो। सोच समझ के बताओ। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता कब है? जब हम लोग सेंटर के पास जाते हैं। अरे यहाँ पे हम लोग सेंटर के पास जा रहे हैं कि सेंटर से दूर जा रहे हैं? उतना फोर्स से खींच पाएगा क्या वो अपने को? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ g1, यहाँ पे बोलूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g1, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g2, तो g1 विल बी ग्रेटर देन g2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेंटर के पास है, यहाँ पे सेंटर से दूर चले। नहीं समझ में आ रहा? लिखो लिखो लिखो, ये डायग्राम बनाओ फटाफट। टॉपिक का नाम लिखो, चेंज इन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी विद हाइट। मतलब ये है कि मैं अगर अब नॉर्मली हमारे घर से पेन को ऊपर से नीचे, घर पे बैठा हूं मैं और पेन को ऊपर से नीचे फेंकूं तो जल्दी नीचे गिरेगा। जबकि मैं ऊपर जाऊं स्पेस शटल पे, ठीक है, स्पेस स्टेशन पे जाऊं और वहां पे बैठ के पेन को ऊपर से नीचे उधर ही फेंकूं तो स्लो गिरेगा। ये तो इमेजिनेबल भी है ना, समझता आपने मुझे? क्योंकि हम लोग सेंटर से दूर जा रहे हैं, आया ना?
हो गया? As we move, लिखो G1 is greater than G2 लिखो पहले। G1 is greater than G2. As we move to a particular height, as we move to a particular height, as we move to a particular height from surface of Earth, comma, acceleration due to gravity, या फिर small g, acceleration due to gravity, small g लिखो तो भी चलेगा, ठीक है? Acceleration due to gravity decreases. Acceleration due to gravity decreases. सबको समझा है? पक्का? हम लोग जैसे एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएंगे, acceleration due to gravity का वैल्यू क्या होगा? कम होगा. Third and final thing. अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं अर्थ के अंदर जा, मैंने पहले अर्थ के ऊपर गोल गोल घूमा, इक्वेटर पे गया, पोल पे गया, सब कुछ देख लिया, ठीक है? बाद में मैं अर्थ से ऊपर चला गया, अर्थ को छोड़ के। अब मैं अर्थ के अंदर डिग कर रहा हूँ और अंदर जा रहा हूँ। केस नंबर 1, ये अर्थ है, ये क्या है बोलो? ये मैं यहाँ पे पहला था, राइट? और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस में समझो कैपिटल R। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू था g1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केस नंबर 2 पे अच्छे से जान दो सब लोग। ये अर्थ था ना मेरा पहले, ये सेंटर है। अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, अब मैं टिक करके थोड़ा सा अंदर आ गया और अब पेन को ऊपर से नीचे टिक रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा? ऐसा लग रहा है ना बढ़ेगा। G2 should be greater than G1 ना, क्योंकि हम सेंटर के पास आ रहे हैं ना। एक्चुअली यहाँ पे भी G2 is less than G1 ही बढ़ता है। जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, देखो ये पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो गेम है, ये किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसकी वजह से? मास की वजह से। मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नहीं। समझा मैं क्या बोला? अच्छा, जब मैं यहाँ पे था तो एक्सेलरेशन, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा था? जब मैं यहाँ पे था पूरा का पूरा अर्थ मिलके एक्सेल फोर्स अप्लाई कर रहा था। मतलब ये पूरा अर्थ का पार्ट मिलके मेरे पे अप्लाई कर रहा था, पूरा मास था अर्थ का। लेकिन जैसे मैं डिग करके थोड़ा अंदर आ गया तो अभी सिर्फ इतना ही पार्ट है ना अर्थ का जो मेरे पे फोर्स अप्लाई करेगा। कि ऑलरेडी मैं डिग करके अंदर आ चुका हूँ। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप किसी को पकड़ के खींच रहे हो, रस्सी बांधा है और कोई चीज को खींच रहे हो, तब तक ही वो खींचोगे ना जब तक वो आ नहीं रहा है। एक बार वो आ गया, आपके ऊपर गिर गया वो, उसके बाद और खींच सकते हो क्या? सेम चीज इमेजिन, जैसे आगे नीचे गिर गया तो ये जो ऊपर के जो भी पार्ट थे जो पहले खींच रहे थे वो तो खींचना छोड़ दिया। अभी सिर्फ इतना ही मास है जो पकड़ के खींच रहा है, मास कम हो गया मतलब फोर्स कम हो गया, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पक्का बोलने का मतलब इतना है कि आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, अर्थ के सरफेस पे खड़े हो और ऊपर गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, नीचे गए तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, सिंपल है। और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा और पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा। पक्का चलो चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन
change in acceleration into gravity. इसको अगर एक और तरीके से बताना है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर आप खड़े रहोगे तो आपको ज्यादा वेट फील होगा। अब जैसे वहां से ऊपर जाओगे आपको आपका वेट कम फील होगा। जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे आपका वेट कम फील होगा। इक्वेटर पे जाओगे वेट कम फील होगा। पोल पे जाओगे वेट बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे भी आप सोच समझ सकते हो। वेट जो फील होता है, मास तो सेम ही होता है लेकिन वेट फील अलग अलग होता है ना, क्योंकि ग्रेविटी है ना अलग जगह पे अलग। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मास मतलब आपके अंदर जो एटम है, नंबर ऑफ एटम, वो तो हमेशा ही सेम होने वाला है। आप चाहे पोल पे जाओ, आप चाहे इक्वेटर पे जाओ, ऐसा है क्या इक्वेटर पे गया 2-3 हाथ उड़ गया? मास कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेंसिटी से, नंबर ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, उससे हम लोग मास कैलकुलेट। लेकिन अभी तो मेजर कर कैलकुलेट करना अलग बात है, मेजर करना अलग बात है। मेजर करते हैं हम लोग वेट के मदद से। वेट निकालते हैं, मतलब वेइंग मशीन में खड़े रहते हैं ना हम लोग, वेइंग मशीन में वेट आता है तो वेट से वो जो स्केल ऐसा कैलिब्रेटेड है कि समझो आपका वेट का वैल्यू आया 200 न्यूटन, वो ऑलरेडी उसमें से 9.81 को डिवाइड कर लेगा। 9.1 मतलब 10 पकड़ लो, 10 को डिवाइड मतलब 200 न्यूटन अगर वेट दिखा रहा है तब जाके आपका मास होता है 20 kg। तो वो लोग क्या करेंगे, उस स्केल को ऐसा बनाएंगे, 200 न्यूटन दिखा रहा है 20 kg बना देंगे। हाँ, आप मास ही निकालते हो, एक्चुअली केजी में बता रहे हो ना, मास ही है लेकिन लोकल लैंग्वेज में हम लोग उसको वेट बोलते हैं। वेट आपको हमेशा न्यूटन में बोला। आप मून पे जाओ आपका वेट चेंज हो जाएगा, मास सेम है। टॉपिक था तुम लोग को यार, अभी इसको निकाला है, नहीं पढ़ा। चलो हो गया यहाँ तक। इसके नीचे देखो, as we move to a particular depth, as we move to a particular depth from the surface of Earth, as we move to a particular depth from the surface of Earth, acceleration due to gravity क्या होगा? Decreases. Very good. As we move to a particular depth from the surface of Earth, acceleration due to gravity decreases. सिंपल है, पक्का। वापस एक बार, what is acceleration due to gravity? चलो एक बार रिवाइज करते हैं फिर टॉपिक खत्म करते हैं। बोलो, what is acceleration due to gravity? Body due to the gravitational force alone is called as acceleration due to gravity. और के ऊपर acceleration due to gravity कितना है? 9.81 मीटर पर सेकंड है। क्या सारे प्लान में सेम होता है? कोई भी दूसरे प्लान में कैलकुलेट करना तो कोई फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? G is equal to Gm upon r square। अच्छा स्मॉल g क्या होता है? Acceleration due to gravity। कैपिटल G क्या है? Gravitational constant। m क्या है? Mass of planet। r क्या है? Distance between center of planet and the object। क्या acceleration due to gravity अर्थ के सरफेस के ऊपर हर जगह पे सेम होता है? ज्यादा कहाँ पे होता है? कम कहाँ पे होता है? रीजन क्या है? Earth is not exactly spherical. Earth bulges at equator, flattens at equator. Therefore, radius of Earth is maximum at equator. अच्छा, Earth से मैं एक particular height पे ऊपर जा रहा हूँ, acceleration due to gravity क्या होगा? कम होगा? कम होगा। Particular depth पे जा रहा हूँ। पढ़ के आओ। ऑल द बेस्ट आज के टेस्ट के लिए। मोटर वोटर नहीं आएगा।